Hey guys, welcome back to Law Vista. Today we are going to study section 16. Section 16 आप बैरेक्ट में देखोगे तो वो more than 6 pages, more than 5 pages में divided है पूरा. So I thought कि मैं इसका एक चार्ट बना देती हूँ और अगर वीडियो देखने के बाद एंड में इफ़ यू फील सो कि ये मैंने इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, so you can like this video as a thanks to me. So let us start section 16. आई विल रिकमेंड कि आप ये चार्ट एक बार पूरा देख लो, ये वीडियो देख लो, उसके बाद में बैरेक्ट भी पढ़ लेना. बैरेक्ट में सेक्शन 16 वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, तो ये जो सेक्शन 16 है वो पूरा क्लियर हो जाएगा. सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट व्हेन लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. सो सेक्शन 16 में जो सबसेक्शन 1 है वो ग्राउंड्स बताता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे जो एक लैंडलॉर्ड होगा वो पोजेशन को रिकवर कर सकता है. सेक्शन 16 सेज दैट व्हेन लैंडलॉर्ड मे रिकवर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. तो इसमें A to N यहाँ तक के जो है वो ग्राउंड्स दिए हुए हैं. तो जो क्लॉज ए है, क्लॉज ए सेज दैट व्हेन द टेनेंट एक्ट्स एनी एक्ट कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 108 क्लॉज O ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. क्लॉज O ऑफ सेक्शन 108 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है कि अगर जो टेनेंट है उसने प्रीमाइसेस को किसी और पर्पस के लिए यूज किया जिस पर्पस के लिए उसे लेट किया गया था, या फिर वो प्रीमाइसेस को ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन जिस तरह से उसकी केयर करेगा, उसे यूज करेगा, वैसे यूज नहीं करता, उसके बारे में सेक्शन 108 क्लॉज O बात करता है. अगर उसके कॉन्ट्ररी में टेनेंट ने कोई भी एक्ट किया तो लैंडलॉर्ड रिकवर कर सकता है पोजेशन. लैंडलॉर्ड एंटाइटल हो जाता है पोजेशन को रिकवर करने के लिए. क्लॉज भी कहता है कि लैंडलॉर्ड के कंसेंट के बगैर टेनेंट ने क्या किया है, प्रीमाइसेस पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया है. अगर लैंडलॉर्ड के कंसेंट के साथ वो करता है तब तो लैंडलॉर्ड पोजेशन को रिकवर नहीं कर सकता. लेकिन अगर टेनेंट ने विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड कोई परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट किया है यानी बिल्ड किया है, तो ऐसे केस में लैंडलॉर्ड एंटाइटल हो जाता है पोजेशन को रिकवर करने के लिए. ए और बी और ऐसे ही बाकी क्लॉजेस के नीचे कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं. अगर वो आप डायरेक्ट पढ़ोगे, वो माइन्यूट से एक्सप्लेनेशंस हैं, तो वो आपको इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो क्लॉज ही कहता है कि अगर टेनेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि न्यूसेंस है या फिर अनॉयंस है, या फिर वो प्रॉपर्टी को किसी इमोरल पर्पस के लिए या इलीगल पर्पस के लिए यूज करता है, और जो वेरियस एक्ट्स जो क्लॉज सी में बताए गए हैं उन वेरियस एक्ट्स के वेरियस सेक्शंस के अंदर जो टेनेंट है वो गिल्टी पाया जाता है, तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड एंटाइटल हो जाता है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए. डी क्लॉज कहता है नोटिस टू क्विट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच नोटिस. अगर टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को नोटिस दी है टू क्विट और उसके बाद में लैंडलॉर्ड ने क्या किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, और नोटिस देने के बाद में लैंडलॉर्ड ने कोई उसके फर्दर एक्शन लिया है, और अगर टेनेंट ने वो पोजेशन वापस लैंडलॉर्ड को नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड एंटाइटल हो जाता है पोजेशन को रिकवर करने के लिए. क्लॉज ई कहता है बिफोर फर्स्ट डे ऑफ February 1973, आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ February 1973 इन दिस एक्ट, दैट इज बॉम्बे रेंट होटल एंड लॉजिंग, वो पूरा वाला एक्ट है ये, एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट इन द एरियाज ऑफ विदर्भा एंड मराठवाड़ा. तो क्लॉज ई क्या कह रहा है कि 1 फरवरी 1973 के बाद ये जो एक्ट था वो जिस प्रीमाइसेस पे अप्लाई होता था, एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट विदर्भा और मराठवाड़ा के जो एरियाज हैं उनमें अगर अनलॉफुली सबलेट होता है या असाइन या ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी बाय द टेनेंट टू एनी अदर पर्सन, तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड पोजेशन को रिकवर कर सकता है. एफ क्लॉज कहता है सर्विस टेनेंसी सीज्ड बाय टेनेंट. अगर सर्विस टेनेंसी सीज हो जाती है बाय द टेनेंट, अगर जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड के सर्विस में है, उस लैंडलॉर्ड के पास काम करता है,
और तभी तक के उसकी टेनेंसी चल रही है। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड के पास से टेनेंट ने अपनी टेनेंसी, सर्विस टेनेंसी को ख़त्म कर दिया है, तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड पोजेशन को रिकवर कर सकता है। क्लॉज जी कहता है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्यूपेशन इफ ट्रस्टी फॉर ट्रस्ट। इसे समझने के लिए हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर लैंडलॉर्ड है, उसे वो प्रीमाइसेस जो उसने लेट करके रखी हुई है टेनेंट को, वो प्रीमाइसेस उसके अपने ऑक्यूपेशन के लिए, उसे वहाँ रहना है, इसलिए वो चाहिए वो प्रॉपर्टी, या फिर अगर जो लैंडलॉर्ड है वो ट्रस्टी है और वो ट्रस्ट के पर्पस के लिए उस प्रीमाइसेस का पोजेशन चाहता है, तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड रिकवर कर सकता है। एच क्लॉज कहता है बोनाफाइड रिक्वायर्ड फॉर कैरी आउट रिपेयर वर्क। तो अगर लैंडलॉर्ड को वो जो प्रीमाइसेस है वो इसलिए चाहिए ताकि वो उस पर रिपेयर का जो काम है वो करवा सके, तो और वो बोनाफाइड होना चाहिए, तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड रिकवर कर सकता है। आई क्लॉज कहता है कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर इमीडिएट पर्पस ऑफ डेमोलिशन। अगर लैंडलॉर्ड को प्रीमाइसेस इसलिए चाहिए ताकि वो उसे डेमोलिश करके उस पर न्यू इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग या फिर न्यू इरेक्शन ऑफ फ्लोर्स का जो काम है वो करवा सके, तो ऐसे केस में भी वो पोजेशन रिकवर कर सकता है। जे क्लॉज कहता है कि डेमोलिशन एंड इरेक्शन ऑफ न्यू फ्लोर्स ऑन टेरेस। तो जे क्लॉज कहता है कि अगर जो प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस पे अगर टेरेस है या फिर ऊपर फ्लोर्स है, और वो इसलिए चाहिए ताकि वहाँ पर न्यू फ्लोर और फ्लोर्स बनाए जा सके, तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड रिकवर कर सकता है पोजेशन को। जे कहता है डेमोलिशन एंड इरेक्शन ऑफ न्यू फ्लोर्स ऑन टेरेस, जे क्लॉज हमारा हो गया। के कहता है रिक्वायरमेंट फॉर इमीडिएट पर्पस ऑफ डेमोलिशन ऑर्डर्ड बाय म्यूनिसिपल और अदर अथॉरिटी। तो अगर म्यूनिसिपल या अदर अथॉरिटी ने इमीडिएट पर्पस ऑफ डेमोलिशन का ऑर्डर पास किया है, तो ऐसे केस में भी टेनेंट को पोजेशन जो है वो लैंडलॉर्ड को वापस देना पड़ेगा। के कहता है रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग विच म्यूनिसिपल अथॉरिटी अप्रूव्ड। अगर न्यू बिल्डिंग का इरेक्शन करना है और जो जिसके लिए अप्रूवल, एल क्लॉज कहता है सॉरी, कि जो प्रीमाइसेस है वो इसलिए चाहिए ताकि न्यू फ्लोर्स, न्यू बिल्डिंग जो है वो इरेक्ट की जा सके, तो और ये जो है इरेक्शन का जो प्रोसेस है, इसके लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है लैंडलॉर्ड को। और जो प्रीमाइसेस है उसके आसपास में गार्डन वगैरह है, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर, ये क्लॉज एल कहता है। एम क्लॉज सेज दैट टेनेंट चार्ज्ड और रिसीव्ड रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट और परमिटेड इंक्रीज। अगर टेनेंट ने वो प्रीमाइसेस को सबलेट किया हुआ है और वो जो सबलेट किया हुआ है वो सब टेनेंट से, जो टेनेंट है वो एक्सेस रेंट या एक्सेस स्टैंडर्ड रेंट और परमिटेड इंक्रीज रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल के ये लैंडलॉर्ड है, इसने ये टेनेंट को लेट किया हुआ है प्रीमाइसेस, टेनेंट ने उसे फर्दर एक सब टेनेंट को प्रीमाइसेस जो है वो लेट किया हुआ है, तो जो सब टेनेंट है उससे ये वाला टेनेंट स्टैंडर्ड रेंट और परमिटेड इंक्रीज के एक्सेस में कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है, तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड रिकवर कर सकता है पोजेशन को वापस। और एन क्लॉज कहता है नॉन यूजेज फॉर 6 मंथ। तो फॉर एग्जांपल अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को दिया है प्रीमाइसेस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस और वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए टेनेंट 6 मंथ तक यूज़ नहीं करता, प्रीमाइसेस को बंद रखता है, तो ऐसे केस में भी लैंडलॉर्ड पोजेशन को रिकवर कर सकता है। सबसेक्शन 2 सेज दैट कि जब लैंडलॉर्ड ने क्लॉज जी में, क्लॉज जी क्या है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्यूपेशन, तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया है, उसे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है पोजेशन के लिए ताकि वो वहाँ रह सके, तो ऐसे केस में कोर्ट कोई डिक्री पास नहीं करेगी एविक्शन के लिए। अगर कोर्ट को लगता है कि सूटेबल अकोमोडेशन जो है वो लैंडलॉर्ड के पास या टेनेंट के पास में अवेलेबल है, तो ऐसे केस में डिक्री ऑफ एविक्शन पास नहीं होगा। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आप बैरक में पढ़ोगे, दैट ग्रेटर हार्डशिप वुड बी कॉज्ड बाय पासिंग द डिक्री देन बाय रिफ्यूजिंग टू पास इट, विच मीन्स दैट अगर कोर्ट डिक्री पास करने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है तो ग्रेटर हार्डशिप नहीं होगी, लेकिन अगर कोर्ट जो डिक्री है वो पास कर देती है तो ज़्यादा नुकसान होगा, तो ऐसे केस में कोर्ट डिक्री पास नहीं करेगी, इसका मतलब ये हुआ। या फिर अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए डिक्री पास करनी है तो कोर्ट पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी डिक्री पास कर सकती है, ये वहाँ पे
सबसेक्शन 2 के दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सबसेक्शन 3 says that not entitled to recover possession if led to central government in cantonment area and is used by the member of armed forces of union and their families। अगर जो लैंडलॉर्ड है उसने जो प्रीमाइसेस है उसे लेट किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन कैंटनमेंट एरिया, और वो जो एरिया है वो यूज़ किया जा रहा है बाय द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन या उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर रहती है, तो ऐसे केस में लैंडलॉर्ड पोजेशन को रिटर्न वापस नहीं ले सकता। सबसेक्शन 4 सेज दैट कोर्ट में पास डिक्री ऑन ग्राउंड इन क्लॉज एच और आई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट वेयर रिपेयर्स और इरेक्शन टू कैरी आउट इज नेसेसरी। सो क्लॉज एच और आई क्या कहता है कि अगर रिपेयर कैरी आउट करना है तो लैंडलॉर्ड बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड को, तो वो पोजेशन वापस ले सकता है। एंड आई सेज दैट बोनाफाइड रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट पर्पस ऑफ डेमोलिशन। तो ऐसे केस में जितना पार्ट जिस पार्ट पे रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल 2 रूम्स है, उसमें से जो एक रूम है उस पर कोई रिपेयर करनी है या किसी एक पर्टिकुलर जो रूम है उसमें डेमोलिशन करना है, ऐसे केस में तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी कोर्ट डिक्री पास कर सकती है। सबसेक्शन 5 सेज दैट असाइनमेंट ऑफ डिक्री फॉर एविक्शन अंडर क्लॉज जी एच आई जे शैल बी अनलॉफुल। तो असाइनमेंट ऑफ डिक्री क्या होती है कि अगर किसी एक पर्सन है जो डिक्री होल्डर है, जिसके फेवर में डिक्री आई है, वो अपने राइट अंडर द डिक्री किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑफ डिक्री शैल बी अनलॉफुल अंडर क्लॉज जी एच आई एंड जे। सबसेक्शन 6 सेज दैट नो डिक्री फॉर एविक्शन अंडर क्लॉज आई और जे अनलेस कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट। आई और जे में, क्लॉज आई और जे में कोर्ट कोई डिक्री पास नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है दैट पहला नेसेसरी फंड्स अवेलेबल विथ लैंडलॉर्ड। नेसेसरी फंड्स जो है वो लैंडलॉर्ड के पास में है, जितने पैसे लगने वाले हैं। आई और जे में हमने पढ़ा है कि इरेक्शन के लिए न्यू फ्लोर्स ऐड करने हैं या फिर डिमोलिशन करनी है, उसके लिए जितने पैसे लगने वाले हैं वो लैंडलॉर्ड के पास अवेलेबल है। जो प्लान्स और एस्टिमेट्स हैं वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड किए गए हैं बाय द लैंडलॉर्ड की, जो काम है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो प्रॉपर प्लान जो एस्टिमेट्स है वो अवेलेबल है लैंडलॉर्ड के पास। न्यू बिल्डिंग फ्लोर्स कंटेन्स रेजिडेंशियल टेनेमेंट्स नॉट लेस देन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेमेंट्स। समझ लो कि एक बिल्डिंग है, उसमें फॉर एग्जांपल 4 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे 4-4 घर हैं, तो जो न्यू बिल्डिंग बनेगी तो वहाँ पर भी उससे जो पहले बिल्डिंग थी उसके जितने ही फ्लोर्स होंगे उससे कम नहीं होंगे। और इसके बाद में क्लॉज डी कहता है कि जो लैंडलॉर्ड होंगे वो अंडरटेकिंग देगा, जो लैंडलॉर्ड है उसने अंडरटेकिंग देनी है कि जहाँ पे वो लिखेगा कि जो कारपेट एरिया है वो इक्विवेलेंट होगा 5% ऑफ वेरिएशन। कारपेट एरिया जो है वो सेम होगा 5% ऑफ वेरिएशन से, यानी वो 5% कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो कारपेट एरिया होगा वो सेम होगा। प्रीमाइसेस विल बी ऑफर टू टेनेंट फॉर टेनेंसी। तो जब एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो प्रीमाइसेस होगी वो ऑफर्ड की जाएगी कंसर्न टेनेंट्स को कि वो वापस से उस प्रोमाइसेस पे आकर रह सकते हैं। इफ़ मोर कारपेट एरिया ऑब्टेन कंसेंट, तो यहाँ पे ये इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कारपेट एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो जो कंसेंट है टेनेंट्स का वो लिया जाएगा कि टेनेंट्स उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर टेनेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लैंडलॉर्ड उसे किसी सूटेबल पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। डेमोलिशन 1 मंथ, कंप्लीशन 3 मंथ, यानी डेमोलिशन का जो काम है वो 1 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए और जो 1 मंथ में शुरू हो जाना चाहिए। डेमोलिशन का काम 1 मंथ में शुरू हो जाना चाहिए और 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वर्क ऑफ इरेक्शन कंप्लीट इन 15 मंथ्स, ये यहाँ पर 15 मंथ्स लिखा हुआ है, ये 3 नहीं है 15 है। तो जो इरेक्शन का काम है वो 15 महीनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो 15 महीने हैं उसमें हम जो है एडिशन कर सकते हैं अगर कोई ऐसी रीजंस है जो सफिशिएंट है, जो सेटिस्फाई करती हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो नहीं कर सका 15 महीने में काम पूरा, तो 3 मंथ्स एट अ टाइम उसे एक्सीड किया जा सकता है, लेकिन 12 मंथ्स इन एग्रीगेट 12 महीने से ज़्यादा टाइम जो है एक्सीड नहीं किया जाएगा। तो 15 + 12 मंथ जो है वो अवेलेबल होंगे लैंडलॉर्ड को for completion of erection process. Subsection 7 says that possession recovered under clause G, H, I or J and if transferred by landlord or by operation of law, such transfer shall be subject to tenant's interest. अगर क्लॉज G, H, I और J में लैंडलॉर्ड ने पोजेशन रिकवर किया है और उसे ट्रांसफ़र कर दिया है किसी थर्ड पार्टी को,
या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो ट्रांसफ़र हो गया है, तो जो ट्रांसफ़र होगा वो सब्जेक्ट टू होगा टेनेंट्स के इंटरेस्ट। जो ट्रांसफ़र होगा वो उस ट्रांसफ़र में जो हमारा पुराना वाला टेनेंट था उसके इंटरेस्ट जो है वो हार्म नहीं होंगे। दिस इज सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 8 says that under clause M that is the tenant charged or received rent in excess of standard rent or permitted increase. So subsection 8 says that under clause M the standard rent or permitted increase for part sublet shall bear proportion as may be reasonable, having regard to the extent of part sublet or other relevant consideration. तो जितना पार्ट सबलेट किया गया है बाय दी टेनेंट, टेनेंट ने क्या किया है, उस प्रीमाइसेस के कुछ पार्ट को सबलेट किया है, तो ऐसे केस में जो स्टैंडर्ड रेंट और परमिटेड इंक्रीज है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये अंडर सेक्शन 8 बताया गया है। तो वो होगा बाय एज मे बी रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ पार्ट सबलेट और अदर रेलेवेंट कंसिडरेशन। पूरी प्रीमाइसेस का जो स्टैंडर्ड रेंट और परमिटेड इंक्रीज है तो उसके रेलेवेंस में लेकर जो पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस सबलेट किया गया है उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसेक्शन 9 सेज दैट व्हेन प्रीमाइसेस लेट इंक्लूड्स टेरेस और स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे और बाकी बहुत सारे जो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो बताए गए हैं सबसेक्शन 9 में। व्हेन यू विल रीड बैरेक तो वहाँ पे आपको ये पूरे जो है वो दिखाई देंगे। तो अगर प्रीमाइसेस लेट की गई है उसमें टेरेस और स्ट्रक्चर्स, बाकी स्ट्रक्चर्स भी आते हैं और कोर्ट सेटिस्फाइड है, मतलब कोर्ट को लगता है कि वो जो स्ट्रक्चर्स है या टेरेस है वो भी लैंडलॉर्ड को चाहिए फॉर द डेमोलिशन एंड इरेक्शन, तो लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, जो प्रीमाइसेस है उससे रिकवर करने के प्रोसेस में वो सारे स्ट्रक्चर्स को भी या जो टेरेस वगैरह है उसे भी वो रिकवर कर सकता है और कोर्ट उस जो प्रीमाइसेस के लिए रेंट है उसमें रिडक्शन करके अलाउ कर देगी लैंडलॉर्ड को प्रीमाइसेस को रिकवर करने के लिए। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन सेक्शन 16 थ्रू दिस चार्ट। अगर आपको इस पर भी कोई डाउट है, अगर आप लोगों को कोई एक क्लॉज या फिर कोई एक सबसेक्शन नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक this video and please subscribe to my channel as I am new here and I am trying to make content, so it will help me out. Thank you so much for watching this video और अगर ये हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।